नमस्कार। सुबह के 10 बज गए हैं। मैं प्रतिबिंब शर्मा हाजिर हूं अभी तक के तमाम अपडेट्स के साथ। अपडेटेड 10 में सबसे पहले नजर बड़े अपडेट्स पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित शीर्ष भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने एक्स प्लेटफॉर्म पर अपना नाम बदलकर मोदी का परिवार किया। तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान के बाद बीजेपी नेताओं ने एक्स प्लेटफॉर्म पर बदले नाम। प्रधानमंत्री ने 140 करोड़ देशवासियों को कहा था अपना परिवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना को आज देंगे 6,800 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात। हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन का करेंगे उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित। ओडिशा के चंडीखोले में 19,600 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में पहला पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कार करेंगी प्रदान। कार्यक्रम में शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए 130 पुरस्कारों से किया जाएगा सम्मान। नौसेना कमांडरों का सम्मेलन आज। सम्मेलन वर्चुअल और व्यक्तिगत दोनों रूप से होगा आयोजित। इसका पहला चरण समुद्र में संपन्न होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडर्स को करेंगे संबोधित। भारतीय नौसेना की ट्विन कैरियर ऑपरेशंस संचालित करने की क्षमता का होगा प्रदर्शन। सदन में भाषण या वोट देने के लिए सांसदों और विधायकों को रिश्वत लेने पर अब कानूनी कार्रवाई से छूट नहीं होगी। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से सुनाया फैसला। JMM रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ के 1998 में दिए गए फैसले को किया खारिज। प्रधानमंत्री ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले की सराहना। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी सहित शीर्ष भारतीय जनता पार्टी नेताओं ने सोमवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर अपना नाम बदलकर मोदी का परिवार कर लिया। जी हां, तेलंगाना में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस भाषण के ठीक बाद बीजेपी नेताओं ने अपने नाम के आगे एक्स पर मोदी का परिवार लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 140 करोड़ देशवासी मेरा परिवार हैं। आज देश की करोड़ों बेटियां, माताएं और बहनें मोदी का परिवार है। देश का गरीब व्यक्ति मेरा परिवार है। जिनका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनके हैं। मेरा भारत मेरा परिवार, इन्हीं भावनाओं के विस्तार के साथ मैं आपके लिए जी रहा हूं, आपके लिए लड़ रहा हूं और आपके लिए लड़ता रहूंगा, अपने संकल्पों को संकल्प के साथ पूरा करने के लिए। 140 करोड़ भारतवासी, यही मेरा परिवार है। देश के युवा मेरा परिवार है और इसलिए मैं उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूं। देश की बहनें, बेटियां, ये मेरा परिवार है। इसलिए मैं उन्हें ज्यादा से ज्यादा नए अवसर देने के लिए काम कर रहा हूं। देश के किसान, देश के गरीब, ये सब मेरे परिवार है और इसलिए मैं उन्हें एम्पावर करने के लिए खुद को खपा रहा हूं। और मेरे परिवारजनों, जिसका कोई नहीं वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म विभूषण से सम्मानित अभिनेत्री वैजयंती माला से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल पद्म विभूषण से सम्मानित जानी मानी अभिनेत्री वैजयंती माला से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सोशल साइट एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि चेन्नई में वैजयंती माला जी से मिलकर खुशी हुई।
प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें हाल ही में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। भारतीय सिनेमा की दुनिया में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए समूचे भारत में उनकी प्रशंसा की जाती है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 के फाइनल का उद्घाटन आज संसद परिसर के संविधान सदन में आयोजित होने वाला है। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 31 दिसंबर 2017 को अपने मन की बात संबोधन में दिए गए विचार पर आधारित है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा संसद का आयोजन युवाओं की आवाज राष्ट्र के परिवर्तन के लिए सहभागी और सशक्त बने यानी यंग वॉइस एंगेज एंड एम्पावर फॉर नेशन ट्रांसफॉर्मेशन विषय पर आधारित है और इन युवा संसदों का उद्देश्य लोकतंत्र की जड़ों को मजबूती प्रदान करना, अनुशासन, दूसरों के दृष्टिकोण के प्रति सहनशीलता की स्वस्थ आदतें विकसित करना और युवाओं को संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानने में सक्षम बनाना है। युवा संसद युवाओं में नेतृत्व के गुणों को बढ़ावा देती है और उन्हें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने और इस प्रक्रिया में राष्ट्र निर्माण में योगदान करने में सक्षम बनाती है। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 का आयोजन देश भर में 9 फरवरी 2024 से 6 मार्च 2024 तक किया जा रहा है। युवा संसद का आयोजन देश के 785 जिलों को कवर करते हुए 3 स्तरों पर किया गया है। राज्य स्तरीय 87 विजेता केंद्रीय कक्ष में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय युवा संसद 2024 के फाइनल में भाग लेने के लिए नई दिल्ली में एकत्रित हो रहे हैं। इनमें से प्रथम स्थान पाने वाले 29 दिए गए विषयों पर अपनी बात रखेंगे। शेष 58 राष्ट्रीय युवा संसद में श्रोता के रूप में सम्मिलित होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए शहरों और राज्यों को सम्मानित करने वाली हैं। दरअसल आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने प्रदान किए जाने वाले पहले पेयजल सर्वेक्षण पुरस्कारों की घोषणा की है, जहां शहरों और राज्यों को जल क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार आज दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रदान किए जाएंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस कार्यक्रम की अध्यक्षता करने वाली हैं। हम आपको बता दें कि ये मंच उन लोगों को सम्मानित करने के लिए तैयार किया गया है जो अपने समुदायों के लिए स्वच्छ और टिकाऊ जल संसाधन सुनिश्चित करने में सफल रहे हैं। शहरों और राज्यों की उल्लेखनीय उपलब्धियों को दर्शाते हुए 130 पुरस्कारों की एक विशिष्ट श्रृंखला प्रदान की जाएगी। विज्ञान भवन में कार्यक्रम में 1500 से अधिक पुरस्कार विजेताओं और प्रतिभागी शामिल होंगे। इस कार्यक्रम में न केवल उत्कृष्टता का जश्न मनाया जाएगा, बल्कि कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन मित्र पहल को भी शुरू किया जाएगा। महिला स्वयं सहायता समूह देश के विभिन्न हिस्सों से इस कार्यक्रम से लाइव जुड़ेंगी। अपने आप में ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम माना जा रहा है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कोयंबटूर में महाशिवरात्रि समारोह में हिस्सा लेने वाले हैं। 8 मार्च को ईशा योग केंद्र में इस कार्यक्रम का आयोजन होगा। यह कार्यक्रम शाम 6 बजे से आयोजित किया जाएगा। 8 मार्च से 9 मार्च की सुबह 6 बजे तक विभिन्न क्षेत्रों के हजारों लोग इस महोत्सव में हिस्सा लेंगे। इसे दुनिया भर में 22 भाषाओं में प्रसारित भी किया जाएगा। हम आपको बता दें कि शिवरात्रि उत्सव में पंचभूत आराधना, लिंग भैरवी महायात्रा, सदगुरु जग्गी वासुदेव के प्रवचन, ध्यान और आदि योगी दिव्य दर्शन शामिल हैं। 12 घंटे के समारोह को पहली बार पूरे भारत में चुनिंदा बड़ी स्क्रीनों और पर दिखाया जाएगा। उसका लाइव स्ट्रीम सोशल मीडिया पर भी किया जाएगा।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तेलंगाना और ओडिशा के दौरे पर रहने वाले हैं। तेलंगाना में 6,800 करोड़ रुपए और ओडिशा में 19,600 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री करने वाले हैं। प्रधानमंत्री 11 बजे तेलंगाना के संगारेड्डी में कई प्रोजेक्ट्स की शुरुआत करेंगे। ये प्रोजेक्ट्स सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े हैं। प्रधानमंत्री हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। इसके अलावा वो 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। फिर दोपहर 12 बजे के करीब वो एक जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम को प्रधानमंत्री ओडिशा के जाजपुर पहुंचेंगे। वहां 19,600 करोड़ की विकास परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। फिर प्रधानमंत्री चांदीखोल में एक रैली को संबोधित करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री का सिकंदराबाद के श्री उज्जैनी महाकाली मंदिर में दर्शन, नाडु के कलपक्कम का दौरा किया। यहां उन्होंने भारत के स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर की कोर लोडिंग की शुरुआत को देखा। ये भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम में एक ऐतिहासिक उपलब्धि माना जा रहा है। हम आपको बता दें कि इस PFBR को भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड ने विकसित किया है। इस रिएक्टर कोर में नियंत्रण उप असेंबली, आवरण उप असेंबली और ईंधन उप असेंबली शामिल है। भारत ने सीमित ईंधन चक्र के साथ 3 चरणों वाला परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम अपनाया है। PFBR में परमाणु कार्यक्रम के दूसरे चरण में पहले चरण से उपयोग किए गए ईंधन को फिर संसाधित किया जाता है और PFBR में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस सोडियम कूल्ड PFBR की एक खास विशेषता यह है कि ये खपत से अधिक ईंधन का उत्पादन कर सकता है और इस प्रकार भविष्य के तेज रिएक्टर्स के लिए ईंधन आपूर्ति में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में मदद करता है। रिएक्टर से उत्पन्न न्यूनतम परमाणु अपशिष्ट और उन्नत सुरक्षा सुविधाओं के साथ FBR ऊर्जा का सुरक्षित, कुशल और स्वच्छ स्रोत प्रदान करता है और शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य में योगदान करता है। परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम के तीसरे चरण में थोरियम के उपयोग की दिशा में ये भारत के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके एक बार शुरू हो जाने के बाद भारत रूस के बाद फास्ट रिएक्टर का वाणिज्यिक संचालन करने वाला दूसरा देश बन जाएगा। नौसेना के कमांडर्स का सम्मेलन आज से शुरू होने वाला है। सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नौसेना कमांडर्स को संबोधित करने वाले हैं। इस बार यह सम्मेलन हाइब्रिड प्रारूप में आयोजित किया जा रहा है, जिसका पहला चरण समुद्र में आयोजित किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और नौसेना के शीर्ष कमांडर अरब सागर में नौसेना के 2 विमान वाहक पोतों में से एक विमान वाहक पोत पर होने वाले सम्मेलन में भारत की समुद्री सुरक्षा चुनौतियों की समीक्षा करेंगे। ट्विन कैरियर ऑपरेशंस में विमान वाहक INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य युद्ध क्षमता को प्रदर्शित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर्नाटक के कारवार में भारतीय नौसेना के रणनीतिक बेस पर कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। इन्हें हिंद महासागर क्षेत्र में भारत के दीर्घकालिक सुरक्षा हितों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया जा रहा है। का ठप्पा है, तभी गर्व से देखो बोल रहा, सागर का चप्पा चप्पा है, दुश्मन के लिए हम वार हैं, कदम तैयार है, बिल्कुल तैयार है, जी जाने से तैयार है, इसीलिए तो हम लहरों के पहरेदार हैं। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी। जय भारती, जय भारती, हम हैं नौसेना, हम हैं भारत के सारथी।
उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को सदन में वोट डालने या भाषण देने के लिए रिश्वत लेने के मामले में अभियोग से कोई छूट नहीं मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने सर्वसम्मति से झारखंड मुक्ति मोर्चा रिश्वत मामले में 5 न्यायाधीशों की पीठ द्वारा दिए गए 1998 के फैसले को खारिज कर दिया, जिसके द्वारा सांसदों और विधायकों को भाषण देने या वोट देने के लिए रिश्वत लेने के लिए अभियोजन से छूट दी गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की सराहना की है और न्यायालय के इस फैसले को शानदार करार देते हुए कहा कि इससे देश में साफ सुथरी राजनीति सुनिश्चित होगी और व्यवस्था पर लोगों का विश्वास गहरा होगा। प्रधानमंत्री ने इस फैसले से संबंधित एक रिपोर्ट सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा करते हुए लिखा, स्वागतम माननीय उच्चतम न्यायालय का एक शानदार निर्णय जो स्वच्छ राजनीति सुनिश्चित करेगा और व्यवस्था में लोगों के विश्वास को और गहरा करेगा। साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए सोमवार को सरकार ने चक्षु पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें आम लोग संभावित साइबर धोखाधड़ी वाले मैसेज या कॉल का विवरण अपलोड कर सकेंगे और कानून तथा प्रवर्तन एजेंसियां उन पर फ्रॉड होने से पहले ही कार्रवाई कर पाएंगी। सोमवार को संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संचार साथी पोर्टल पर इन दोनों ही प्लेटफॉर्म्स को लॉन्च किया। अगर आपके साथ कोई साइबर अपराध या फ्रॉड हो गया हो तो उसे DIP पर रिपोर्ट करें और अगर कोई ऐसा फोन आ रहा है जिससे आपको साइबर फ्रॉड या अपराध होने की आशंका है तो चक्षु प्लेटफॉर्म पर उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। यूजर्स के रिपोर्ट करते ही पुलिस, बैंक जैसी एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी और कुछ घंटों में कार्रवाई की जा सकती है। चक्षु पोर्टल पर किसी नंबर से फ्रॉड होने की आशंका की जानकारी देने पर उसकी पूरी पड़ताल के बाद ही उस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाएगा। शिकायतकर्ता की कोई जानकारी किसी भी तरीके से साझा नहीं की जाएगी। साइबर अपराध और जालसाजी रोकने के लिए 9 महीने पहले संचार साथी पोर्टल लॉन्च किया गया था। इस पोर्टल पर की गई शिकायत की मदद से 59 लाख कनेक्शन अब तक काटे जा चुके हैं। भारत में डिजिटल भुगतान में UPI की हिस्सेदारी वर्ष 2023 में 80% के करीब पहुंच गई है। भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर शक्तिकांत दास ने ये जानकारी साझा की है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा आयोजित डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह को संबोधित करते हुए RBI गवर्नर ने कहा कि भारत ने न केवल तेजी से विकसित हो रहे तकनीकी नवाचारों को आगे बढ़ाया है, बल्कि सबसे आधुनिक भुगतान प्रणालियों में से एक UPI को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई है और भुगतान की ये प्रणाली पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर बरबस खींच रही है। भारतीय मौसम विभाग ने पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज से गुरुवार तक वर्षा और हिमपात का ताज़ा दौर जारी रहने का अनुमान व्यक्त किया है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित, मुजफ्फराबाद में नए सिरे से शुरू होगा वर्षा और हिमपात का दौर। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी हो सकती है हल्की से मध्यम वर्षा। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में आज से एक ताज़ा पश्चिमी विक्षोभ का असर भी हो सकता है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक अरुणाचल प्रदेश में भी बड़े क्षेत्र में हल्की वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। और बात करते हैं आज के दिन से जुड़े इतिहास की। इतिहास में आज की तारीख से कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़े हैं, आइए जानते हैं। 5 मार्च साल 1931 को गांधी इरविन समझौता हुआ। यह समझौता राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड इरविन के बीच हुआ। साल 1930 में महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस आंदोलन के दौरान अंग्रेजों ने सत्याग्रहियों के साथ साथ गांधी जी को भी गिरफ्तार किया था। इरविन ने महात्मा गांधी से बातचीत करने का फैसला किया।
यह पहला मौका था जब अंग्रेज सरकार ने भारतीयों के साथ समान स्तर पर समझौता किया था। इस समझौते के साथ ही भारतीयों को नमक बनाने के साथ ही शराब और विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने समेत कई अधिकार मिले। 5 मार्च साल 1913 को गंगूबाई हंगल का जन्म कर्नाटक के धारवाड़ में हुआ। गंगूबाई हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रख्यात गायिका थीं। उन्होंने सवाई गंधर्व से संगीत की शिक्षा ली। इन्होंने ख्याल गायकी में अपनी एक अलग पहचान बनाई। गंगूबाई हंगल आधी सदी तक शास्त्रीय संगीत की महत्वपूर्ण हस्ती रहीं। इनकी आत्मकथा नन्ना बदुकिना हादू यानी मेरे जीवन का संगीत शीर्षक से प्रकाशित हुई हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत में इनके महती योगदान के लिए भारत सरकार ने इन्हें साल 1971 में पद्म भूषण और साल 2002 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। मोदी सरकार ने प्रतिमाओं का निर्माण कर समाज में एकता और एकात्मकता का संदेश देने के लिए भी बढ़ चढ़कर काम किया है। हर वर्ग के लोगों को एक ही मंच प्रदान करके उनके प्रति आस्था रखने वाले सभी लोगों का भी सम्मान किया गया है। जानिए किन किन प्रतिमाओं का मोदी सरकार द्वारा अनावरण किया गया। इस विशेष व्रत चित्र के जरिए ये व्रत चित्र देखिए और मुझे दीजिए आज्ञा, लेकिन बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। विविधता में एकता की अनन्य समृद्ध संस्कृति भारतवर्ष को विरासत में मिली है। इस संस्कृति की जड़ें वसुदैव कुटुंबकम के अटूट सिद्धांत से जुड़ी हुई हैं। आज हम गुजरे हुए कल को छोड़कर आने वाले कल की तस्वीर में नए रंग भर रहे हैं। आज जो हर तरफ ये नई आभा दिख रही है, वो नए भारत के आत्मविश्वास की आभा है। आज आधुनिकता के दौर में मोदी सरकार सशक्त भारत को जीवंत रखते हुए सामाजिक समरसता एवं समानता का संदेश देने के लिए भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रही है। इसके लिए उन्होंने देश के महान संतों, दिग्गज शख्सियत और स्वतंत्रता सेनानियों के योगदान को उचित मान्यता देने और देश भर के लोगों को उनके बारे में जागरूक करने के लिए भी अहम काम किए हैं। जानिए किन किन प्रतिमाओं का मोदी सरकार द्वारा अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ यूनिटी, गुजरात। स्वतंत्र भारत को एकता व अखंडता के सूत्र में बांधने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची यह प्रतिमा दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है, जहां प्रदर्शनी क्षेत्र, स्मारक उद्यान भी मौजूद है। स्टैचू ऑफ इक्वालिटी, तेलंगाना। भारतवर्ष के महान संतों में से एक श्री रामानुजाचार्य की यह 216 फीट की प्रतिमा दुनिया में बैठी अवस्था में सबसे ऊंची धातु की मूर्तियों में से एक है। इस परिसर में एक वैदिक डिजिटल पुस्तकालय और प्राचीन भारतीय ग्रंथ आदि भी हैं, जो श्री रामानुजाचार्य जी के कार्यों की जानकारी देते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराष्ट्र। स्वतंत्रता आंदोलन के जनक, मराठा साम्राज्य के संस्थापक और पूरे भारत में लोगों के लिए प्रेरणा के स्रोत शिवाजी महाराज की यह प्रतिमा 1850 किलोग्राम घन मीटर से बनी है, जिसकी ऊंचाई 9.5 फीट है। अल्लूरी सीताराम राजू, आंध्र प्रदेश। जंगलों का नायक कहे जाने वाले अल्लूरी सीताराम राजू ने पूर्वी घाट क्षेत्र में जनजातीय समुदायों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठाई और ब्रिटिश शासन के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी थी। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दिल्ली। कर्तव्य पथ पर स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 28 फीट ऊंची विशाल मूर्ति, जो 26,000 घंटों की कड़ी मेहनत से तैयार की गई है। इसी के साथ गुलामी का प्रतीक किंग्सवे यानी राजपथ अब इतिहास की बात हो गई है। संत रविदास, उत्तर प्रदेश। अपने दोहों के माध्यम से समाज में जातिगत भेदभाव को दूर कर
सामाजिक एकता पर बल और मानवतावादी मूल्यों की नींव रखने वाले संत रविदास जी की 25 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया है।